हेलो एवरीवन, ऑन स्पोर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान के इतिहास के 1000 प्रश्नों की सीरीज का आज ये 6वां वीडियो है, यानी भाग 6वां है, जिसमें हम 50 इम्पोर्टेंट राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन कुछ ही पलों में करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में मात्र सत्तात्मक परिवार रखा करते थे। ऑप्शन बी सही है, यानी कालीबंगा सभ्यता में जो परिवार की मुखिया थी वो महिला होती थी, और इसका प्रमाण हमें कालीबंगा से ही मिलता है। कालीबंगा से बड़ी संख्या में नारी मूर्तियां, मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अतः विद्वानों का मानना है कि यहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार था, अर्थात परिवार की मुखिया कोई स्त्री होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कांतली नदी का उद्गम स्थल है जो गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है। गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति कांतली नदी के किनारे हुई थी, और कांतली नदी का जो उद्गम हुआ वो नीम का थाना सीकर से हुआ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी नीम का थाना सीकर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है। राजस्थान में सीकर और झुंझुनू वाले एरिया में ये गणेश्वर सभ्यता खोजी गई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बारे में राजस्थान की ताम्र युगीन संस्कृतियों में गणेश्वर सभ्यता सबसे पुरानी है, जिसका समय 2800 ईसा पूर्व के आसपास बताया जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण मिले हैं। ये गणेश्वर सभ्यता की छोटी सी जानकारी थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहाँ से मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए। विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल है बेराट। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इसी बेराट से मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट वर्तमान जयपुर में स्थित है। आगे बेराट के बारे में क्या लिखा हुआ है। बेराट की सभ्यता के स्थल बिजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी तथा महादेव डूंगरी इत्यादि स्थानों से प्राप्त हुए। आधुनिक नाम बेराट है, जो पहले विराटनगर था। बेराट प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी रही है। 1936 ईस्वी से दयाराम साहनी ने बिजक की डूंगरी का उत्खनन किया। बिजक की डूंगरी का उत्खनन 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। इस दौरान मौर्यकालीन अशोक स्तंभ, बौद्ध विहार आदि के अवशेष प्राप्त हुए। और वर्तमान जो बेराट है ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध प्राप्त हुए, यानी राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध कहाँ प्राप्त हुए थे।
राजस्थान में सर्वप्रथम पत्थर के बांध प्राप्त हुए थे बेरहाट में, बेरहाट जयपुर में, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। यानी बाढ़ को रोकने के लिए पत्थर के बांध बनाए जाते थे और ये मिलते थे बेरहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस स्थान पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है? किस स्थान पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है? लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है सूनानी, और सूनानी है झुंझुनू में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आहड़ सभ्यता के लोग किस प्रथा को प्राथमिकता दिया करते थे? आहड़ सभ्यता के लोग किस प्रथा को प्राथमिकता दिया करते थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग बलि प्रथा को प्राथमिकता देते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वह कौन सी सभ्यता है जहाँ शवों को आभूषण सहित गाड़ा जाता था? शवों को आभूषण के साथ ही गाड़ा जाता था, वह सभ्यता थी आहड़। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11। वह कौन सी सभ्यता है जिसे मृतक टीलों की सभ्यता कहा जाता है? मृतक टीलों की सभ्यता कहते हैं राजस्थान में वो सभ्यता आहड़ है, और ऐसे मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। राजस्थान के संदर्भ में मृतकों का टीला जानी जाने वाली सभ्यता आहड़ सभ्यता है, और विश्व के संदर्भ में मृतकों का टीला जानी जाने वाली सभ्यता वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। और राजस्थान में जो सभ्यता है जिसे मृतकों के टीलों के नाम से जाना जाता है वो सभ्यता है आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बेरहाट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है? बौद्ध विहार के अवशेष बेरहाट में बिजक पहाड़ी पर मिले हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बेरहाट सभ्यता में सर्वाधिक सूती कपड़े में लिपटी हुई कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है? बेरहाट सभ्यता में सर्वाधिक सूती कपड़े में लिपटी हुई जो मुद्रा प्राप्त हुई उस मुद्रा का नाम है पंचमार्क मुद्रा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पंचमार्क मुद्रा के बारे में क्या लिखा है? यहाँ से एक सूती कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। इनमें से 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की, वे 8 मुद्राएं आहत वे पंचमार्क मुद्राएं थी। मुगल शासक अकबर ने बेरहाट में सिक्के डालने की टकसाल का निर्माण करवाया। इस टकसाल में जहांगीर व शाहजहां ने सिक्कों का निर्माण करवाया। ये जानकारी थी पंचमार्क सिक्कों के बारे में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदयपुर का कौन सा स्थल प्राचीन काल में तामर नगरी के नाम से जाना जाता था? उदयपुर का जो आहड़ स्थल था वो प्राचीन काल में तामर नगरी के नाम से जाना जाता था। आहड़ के बारे में क्या लिखा है? आहड़ के आसपास से लगभग 40 तांबे की खाने मिली, अतः प्राचीन काल में इस जगह को तामर नगरी या ताम्रवती तांबा वाली जगह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बेरहाट सभ्यता की उत्पत्ति का आधार नदी है, अर्थात जो बेरहाट सभ्यता है उसकी उत्पत्ति कौन सी नदी के किनारे हुई थी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। बेरहाट सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी बाणगंगा नदी के किनारे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बाणगंगा नदी के बारे में क्या लिखा हुआ है? बेरहाट सभ्यता
जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे विकसित सभ्यता। बेराट का उत्खनन कार्य दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1936-37 ईस्वी में नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अर्थात वे कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि गोसुंडी अभिलेख करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गोसुंडी अभिलेख के बारे में क्या लिखा हुआ है? गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में है। इसमें गजवंश के सर्वनाम द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का उल्लेख भागवत धर्म का प्रचार मिलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालाथल किस जिले में स्थित है? बालाथल किस जिले में स्थित है? बालाथल स्थित है उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बालाथल के बारे में ये क्या लिखा हुआ है? बालाथल एक ऐतिहासिक ग्राम जो उदयपुर राजस्थान नगर से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभ नगर तहसील में बालाथल स्थित है। बालाथल ग्राम के पूर्वी छोर पर एक बड़ा टीला है जो लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टीले में उत्खनन का कार्य 1993 में वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में हुआ। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के समान ही मृदभांड पाए गए। अतः अनुमान है कि हड़प्पा के लोगों से इनका निकट संपर्क रहा होगा। ये जानकारी थी बालाथल के बारे में। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। इस प्रकार के पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिलते हैं। पशुपालन के प्रमाण मध्य पाषाण काल से, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक के मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्रमाण मिलने शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बौद्ध मंदिर के स्मारक बेराट विराटनगर जयपुर में स्थित है। बेराट कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सम्राट अशोक का शिलालेख राजस्थान में किस प्राचीन सभ्यता के क्षेत्र से प्राप्त हुआ? सम्राट अशोक मौर्य वंशी था और सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं राजस्थान में बेराट सभ्यता से। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख बेराट से मिला। बाबरू शिलालेख की खोज 1837 कैप्टन बर्ट 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की। इसकी भाषा प्राकृतिक भाषा थी, लिपि ब्राह्मणी। वर्तमान में बाबरू शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित भी रखा है। वर्तमान में जो बाबरू शिलालेख है वे कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराट तथा नगरी में प्राप्त हुए? यूनानी राजाओं के जो सिक्के थे वे सिक्के नलियासर में, बेराट में और नगरी में प्राप्त हुए। सही उत्तर ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? पूर्व में मालव नगर कहते थे टोंक को। इसके बारे में क्या लिखा है? प्राचीन काल में 130 ईस्वी से 400 ईस्वी तक वर्तमान नगर मालव जनपद की राजधानी रहा था, अतः इसे मालव नगर कहते थे और मालव नगर है टोंक में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ, इसकी जानकारी हमें कालीबंगा से भी मिलती है, पीलीबंगा से भी मिलती है और रंग महल से भी मिलती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आई छतरपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? आई छतरपुर प्राचीन नाम है नागौर का, अर्थात नागौर का जो पुराना नाम था वो था आई छतरपुर और नागौर को धातु नगरी भी कहते हैं। धातु नगरी या औजारों की नगरी नागौर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आहाड़ संस्कृति का विकास हुआ। आहाड़ संस्कृति का विकास हुआ था मेवाड़ वाले क्षेत्र में, जहाँ गुहिल बप्पा रावल कालभोज ने शासन किया, उस एरिया में इस सभ्यता का विकास हुआ मेवाड़ वाले क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? वो इतिहासकार थे दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जूनागढ़ प्रशस्ति संबंधित है। जूनागढ़ प्रशस्ति किससे संबंधित है? जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर के शासक राय सिंह से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। राय सिंह के बारे में क्या लिखा हुआ है? जूनागढ़ प्रशस्ति, जिसे बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति भी कहते हैं, बीकानेर नरेश राय सिंह ने 1593 ईस्वी में बीकानेर किले के बनने पर खुदवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में हैं? पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अधिकतर अभिलेख है महाजनी लिपि में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 10वीं व 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को कहते थे? आहत सिक्के। ऑप्शन बी क्या है? गदिया सिक्के, दिनार, निस्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 10वीं व 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को गदिया सिक्के कहते थे। इन गदिया सिक्कों के बारे में क्या लिखा है? 10वीं व 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों पर गधे के समान आकृति बनी होती थी, अतः इन्हें गदिया सिक्के कहा जाता था। इन सिक्कों पर गधे के समान आकृति बनी होती थी, इस कारण इन सिक्कों को गदिया सिक्के कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्थान किस अभिलेख से मिलता है?
वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख राजस्थान में मिलता है गोसुंडी के अभिलेख से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। गोसुंडी के अभिलेख के बारे में क्या लिखा हुआ है? गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो चित्तौड़ के निकट गोसुंडी गांव से मिला है। इसमें सर्वतात द्वारा बलराम वासुदेव के पूजा स्थानों के चारों ओर दीवार बनाने का वर्णन गोसुंडी के अभिलेख में किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। भारत के सबसे बड़े शिलालेख का नाम क्या है? इसका नाम है राज प्रशस्ति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राज प्रशस्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है? राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना श्री रणछोड़ भट्ट नामक संस्कृत कवि द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की आज्ञा से 1676 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ के लिखे जाने के 6 वर्ष बाद महाराणा जयसिंह की आज्ञा से इसे शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया। छठी शिला में इसका संवत 1744 दिया हुआ है। इसे 25 बड़ी शिलाओं में उत्कीर्ण करवाकर राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर विभिन्न ताकों में स्थापित किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें कुल 1106 श्लोक है। ये जानकारी थी राज प्रशस्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मध्ययुगीन राजस्थान के अभिलेख किस लिपि में है? मध्ययुगीन जो राजस्थान के अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं नागरी लिपि में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नागरी लिपि के बारे में क्या लिखा हुआ है? जहां पूर्व मध्ययुगीन राजस्थान के ज़्यादातर अभिलेख महाजनी हर्षकालीन लिपि में हैं, वही मध्ययुगीन राजस्थान के अधिकतर अभिलेख नागरी लिपि में लिखे हुए हैं। ये पूर्व मध्ययुगीन वाला पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें सही आंसर महाजनी लिपि था। पूर्व मध्यकाल में महाजनी लिपि थी, वहीं मध्ययुगीन में ये जो लिपि थी वे थी नागरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राणा कुंभा के बारे में इससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान के प्राचीनतम सिक्कों को कहते हैं? प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। पंचमार्क सिक्कों के बारे में क्या लिखा हुआ है? प्राचीन काल में धातु पर ठप्पा लगाकर सिक्के बनाए जाते थे, इन्हें आहत मुद्राएं कहते हैं। नेक्स्ट, वंश भास्कर 19वीं शताब्दी में रचित राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पिंगल काव्य ग्रंथ है। इसे बूंदी राज्य एवं उत्तरी भारत का इसमें बूंदी राज्य एवं उत्तरी भारत का इतिहास वर्णित है। वंश भास्कर की रचना चारण कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी, जो बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। यह पूर्ण वंश भास्कर को कवि सूर्यमल के दत्तक पुत्र मुरारीदास ने पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वीर विनोद नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक है? वीर विनोद के रचयिता है श्यामल दास,
ऑप्शन डी सही उत्तर है। वीर विनोद के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है? वीर विनोद राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना कविराज श्यामल दास द्वारा की गई थी। वीर विनोद में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य वे प्रसिद्ध खानवा युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना महाराजा सज्जन सिंह के आदेश से प्रारंभ की थी। 4 खंडों में रचित इस ग्रंथ पर कविराज श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कविराज व महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित भी किया। महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित भी किया था। कौन सी उपाधि थी? महामहोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपूताने का मतलब राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैणसी को, और मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास लेखक का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक है कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक भी कर्नल जेम्स टोड ने ही लिखी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कर्नल जेम्स टोड ने लंदन जाते वक्त किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने लंदन जाते समय मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। किस शिलालेख को? मानमोरी शिलालेख को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला है 42। किराडू के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? किराडू के शिलालेख मिले हैं बाड़मेर से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43 ले लेते हैं। मानमोरी शिलालेख वर्तमान में कहाँ स्थित है? मानमोरी शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मानमोरी शिलालेख के बारे में क्या लिखा हुआ है? मानमोरी अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित हैं, जिसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जो कि वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान में मलेच्छों का विनाशक किस शासक को कहते हैं? राजस्थान में
मलेच्छों का विनाशक कहते हैं नागभट्ट प्रथम को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी संतान माना है? इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड और इतिहासकार जैक्सन दोनों ने ही राजपूतों को विदेशी संतान माना है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ए तथा बे दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 46, कुराड़ा सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई? कुराड़ा सभ्यता मिली नागौर से। नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर, नागौर को धातु नगरी भी कहते हैं। कुराड़ा सभ्यता के बारे में और क्या लिखा हुआ? यह सभ्यता नागौर से मिली है। यहाँ से सर्वप्रथम लोहे की सामग्री सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, सोनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनारी सभ्यता प्राप्त हुई है झुंझुनू से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सोनारी सभ्यता के बारे में लिखा हुआ, ये लोहे युगीन सभ्यता थी। ये सभ्यता झुंझुनू जिले की खेतड़ी से मिली। यहाँ से लोहे की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई। यहाँ से सर्वप्रथम लोहे का कटोरा भी प्राप्त हुआ है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, बुरा लगा तो भी कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, राजवल्लभ नामक ग्रंथ का मुख्य विषय है? ए युद्ध कला, बी वास्तुकला, सी राजनीति, डी चिकित्सा। राजवल्लभ नामक ग्रंथ का मुख्य विषय वास्तुकला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। राजवल्लभ ग्रंथ के बारे में क्या लिखा है? राजवल्लभ नामक ग्रंथ के रचयिता मंडन थे, जो राणा कुंभा के मुख्य शिल्पी थे। इस ग्रंथ से 15वीं शताब्दी की वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक है? अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कवि शिवदास गार्डन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? अचलदास खिचड़ी वचनिका चारण कवि शिवदास गार्डन द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कृति है। इसकी रचना डिंगल भाषा में की गई। इस प्रसिद्ध कृति से मांडू के सुल्तान हुसंग शाह व गागरोन के शासक अचलदास खिची के मध्य हुए 1423 ईस्वी की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही इस रचना में गागरोन के खिची शासकों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा हुंजा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये थे राजस्थान इतिहास के भाग 6 वीडियो के 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, बुरा लगा तो भी लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना